नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इंफ्रा करियर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इंफ्रा करियर एकेडमी यूपीएससी, जीपीएससी और कई सारी स्टेट की पीएससी एग्जामिनेशन होती है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, आईबीपीएस, टेट, पीएसआई, ये सभी एग्जामिनेशन की फ्री और बेहतरीन तैयारी करवाती है। यहाँ पे आपको फ्री और बेस्ट कंटेंट विदाउट एनी प्राइस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ इंग्लिश फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा अगर आपको इंग्लिश सीखने में रुचि है, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना बहुत ही आवश्यक हो गया है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए मददरूप होगी। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश इज़ लाइक अ होम। अगर हमें नया घर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एक चाहिए नींव और एक चाहिए उसके ऊपर ढांचा। तो जो नींव है दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर। तो हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो ढांचा होता है यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अवर वोकाबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, दैट वो सब बाद में आता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर। ठीक है, अगर ग्रामर आपका स्ट्रांग हो तो आपका इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आइए हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज चिराग चौहान। आई एम करंटली वर्किंग इन इंश्योरेंस सेक्टर। आई हैव क्लियर्ड वेरियस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विच इंक्लूड्स IBPS क्लर्क, PORRB क्लर्क, PORBI ग्रेड बी, एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 8 months। ठीक है, 8 years, पिछले 8 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने कई सारी चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी वो मैं यूट्यूब से सीखी है, क्लासेस से सीखी है, कई सारी जगह से सीखी है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस मैंने पास किए और मेरा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो था हमेशा इंग्लिश में ही आता था। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा था और मैंने कैसे अपने सबसे ज़्यादा स्कोर इंग्लिश में बनाया। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर बात करें ना तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में आती है। ठीक है, हम यहाँ बेसिक से शुरुआत करेंगे। आपको अगर इंग्लिश का कुछ नहीं आता, आपने खाली 12वीं तक की पढ़ाई की है, उसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट खाली आपको पता है ऐसा ऐसा होता है, तब भी आप गारंटीड मैं बोलता हूँ ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आप इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल पाओगे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप इंग्लिश सुन पाओगे, आप इंग्लिश बोल पाओगे और सबसे ज़रूरी है समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर बात करें तो सबसे पहला बेसिक आता है तो सेंटेंस। इंग्लिश में कोई भी टाइप का सेंटेंस होता है, कोई भी टाइप का अगर सेंटेंस होता है तो वो कोई भी टाइप का सेंटेंस होता है तो उसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव। असर्टिव मतलब हकारात्मक सेंटेंस, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे कि माई नेम इज चिराग। ठीक है, यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, मैं खाली माहिती दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ऐसे टाइप को सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं असर्टिव। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। मतलब जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, किसी से कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे कि इन्हीं सेंटेंस में व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, मैंने एक प्रश्न पूछा। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा आता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट, मतलब कि आज्ञार्थक वाक्य। किसी को आप आज्ञा कर रहे हो, ठीक है, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर, या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, गेट आउट। ठीक है, गेट आउट, ये एक हो गया इंपेरेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट। किसी को आप बोलते हो गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास दो। तो ये सेंटेंस को हम बोलेंगे इंपेरेटिव स्टेटमेंट। और आखिरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो हमें हमारी फीलिंग जब एक्सप्रेस करनी हो, हम ऐसे आश्चर्यचकित, जो बोलते हैं ना आश्चर्यचकित हो गए, जैसे कि हम क्रिकेट देखते हैं उसमें किसी ने बढ़िया शॉट लगाया तो हिंदी में बोलते हैं ना ओह क्या शॉट लगाया। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे
ओह व्हाट अ शॉट, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो ऐसे हम आश्चर्यचकित हो गए। तो जिन सेंटेंस में जनरली ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है, वो बनती कहाँ से है, उसको हम बेसिक से सीखेंगे। उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम जैसे कि जिसके लिए या मतलब जिसकी भी बात हो रही हो सेंटेंस में उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, राम की। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या बात हो रही है, दैट इज अवर प्रेडिकेट। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट और जो बात हो रही है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हमें बड़े बड़े चैप्टर सीखना है, टेंसेस सीखने हैं, वर्ब सीखना है, उसमें ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेजेस एंड क्लॉज। अभी फ्रेजेस एंड क्लॉज क्या होता है, अगर हम एक सेंटेंस लिखे मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी ये सेंटेंस में इन द ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में, बट पूर्व दिशा में क्या, तो ऐसा सब्जेक्ट का, ऐसा सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो कि मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। मतलब इन द ईस्ट, अभी ये सुन के हमें पता चल रहा है क्या बोलना चाहता है, लेकिन आगे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होते हैं सेंटेंस के अंदर उसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो फिर क्लॉज क्या होता है, क्लॉज वो होता है जो हमें आगे देखा, कोई भी सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस अकेला भी या सेंटेंस के अंदर भी कई सारे क्लॉज होते हैं, तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाए उसको हम बोलते हैं क्लॉज। उसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर हिम। ठीक है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। बट ही वेंट होम, वो घर चला गया, मैं उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो घर चला गया। तो ये भी हमारा क्लॉज है, ये हमारा क्लॉज 1 है सेंटेंस के अंदर और ये हमारा क्लॉज 2 है। तो इन सिंपल लैंग्वेज सेंटेंस के अंदर या एक अकेला सेंटेंस भी हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, बाकी सब दिस इज प्रेडिकेट। ओके, दिस इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जहाँ पे आता है उसको हम बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, ये 3 बहुत ही छोटे टॉपिक थे लेकिन ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, एक बार फिर से तीनों हम रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। असर्टिव लैंग्वेज मतलब कि हकारात्मक वाक्य, जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ वाक्य, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इम्पेरेटिव मतलब कि आज्ञार्थ वाक्य, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे कि गेट आउट, गिव मी द कप ऑफ टी। ठीक है, ऐसे हम आज्ञा दी या किसी को रिक्वेस्ट करी तो वो आता है इम्पेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी तो जिन सेंटेंस में उद्गार चिन्ह होता है, जो हम चौंक जाते हैं, ओह ऐसा हमारा एक्सप्रेशन होता है, वो सारा सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट, और क्या बात हो रही है दैट इज प्रेडिकेट। और आता है फ्रेजेस एंड क्लॉज, मतलब कि
फ्रेज मतलब कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें इंफॉर्मेशन देता है लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो इन द ईस्ट है वो है हमारा फ्रेज। ओके, और क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो। एक कोई भी सिंपल सेंटेंस हो छोटा, आई लिव इन अहमदाबाद, दैट इज ऑल्सो क्लॉज। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है वो होता है क्लॉज। ठीक है, ये 3 सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये चीज़ है दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। अभी हम इंडेक्स देख रहे हैं, मतलब कि हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में पार्ट ऑफ स्पीच का हम पूरा लेक्चर लेंगे। एक एक टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन और जितने भी हैं जो आप बचपन से सुनते आए हो लेकिन आज तक पता नहीं चल रहा, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो कहाँ पे लगता है, वो सब हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद इन सब वर्ड से आप फैमिलियर हो जाओगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, उसके लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और सब इंग्लिश का जो डर है वो हमें दूर करना है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच की हम अगर बात करें तो पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज बनती है वर्ड से। इंग्लिश में वर्ड को स्पीच कहा जाता है। ठीक है, वर्ड्स को स्पीच भी कहा जाता है, इसलिए बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? आपने बचपन से सुनते आए, देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्पीच। कई लोग 10 बोलते हैं, कई लोग 8 बोलते हैं, कई लोग 5 बोलते हैं। तो असलियत में जो होती है 8 टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच होती है। कितनी? 8। नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। एक और भी है आर्टिकल। कई लोग बोलते हैं देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच, बट जो आर्टिकल है दैट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव के अंदर ही आता है। तो हम ये सब आराम से धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। तो एक करके एक सब चेक करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद अपना आता है टेंसेस। ठीक है, अभी टेंसेस ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही वास्ट है। ठीक है, कई सारे यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं कि 1 घंटे में सभी टेंसेस पढ़ा दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ये हमें सीखने के लिए धैर्य भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस 1-2 घंटे में सारे कंप्लीट हो गए, नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली सीखना होगा। जो हम बचपन से सीखते आए, रट्टा मारते आए हैं, इसके साथ ये आना चाहिए, नहीं, हमें समझना है क्यों इसके साथ ये आता है। तो हम सब बारी बारी करके चेक करेंगे। प्रेजेंट टेंस, आई प्ले क्रिकेट। पास्ट टेंस, आई प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर टेंस, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये तीनों टाइप के टेंसेस हम देखेंगे। उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों के अंदर ये चारों टाइप के टेंसेस आते हैं। वो सब हम आराम से देखेंगे। उसका सिंटैक्स क्या होता है, हर एक टेंस का अलग अलग सिंटैक्स होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो कैसा है कि देयर आर सो मेनी रूल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इस रूल के बोलते हैं ना कि सो मेनी अदर रूल्स के जो इस रूल को ब्रेक करते हैं। ओके, रूल्स एंड ब्रेक द रूल्स। तो हम जैसे कहावत है ना, लर्न द रूल बिफोर यू ब्रेक द रूल। तो हमें पहले ये बेसिक रूल सीखने हैं और कौन सी जगह पे हम ये रूल ब्रेक कर सकते हैं वो सब हमें सीखना है। ठीक है, तो ये सब हम आने वाले लेक्चर में हम सब धीरे धीरे करके सब सीखेंगे। नाउन, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला वर्ड है, जो पहला पार्ट है दैट इज नाउन। तो नाउन का एक पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर हम आराम से लेंगे। बस जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन ना ये पार्ट ऑफ स्पीच में से बहुत आते हैं। ठीक है, नाउन क्वेश्चन, नाउन सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, टाइप ऑफ नाउन सबसे पहले क्या होता है, नाम किसी का हो गया, कोई चीज़ का नाम हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़, इंसान का नाम हो गया। बहुत सारे टाइप होते हैं नाउन के। जस्ट आप ऐसा समझो कि जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होता है नाउन। ओके, राम प्लेस क्रिकेट। तो राम जो है वो
वो हमारा नाउन है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। अभी नाउन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो देयर इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आता है जैसे कि माय नेम इज चिराग। ओके, वो मेरा नाम है। ठीक है, इसी चैनल पे एक और लेक्चर है जस्मीन सर जो पॉलिटी की बढ़िया सीरीज चलाते हैं, उनका नाम है जस्मीन सर। ठीक है, तो ये उनका प्रॉपर नाम है, ये कॉमन नाम नहीं बोल सकते, ये उनका पर्टिकुलर उनका ही नाम है। पर हम कॉमन नाम की बात करें तो जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जस्मीन सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो हम दोनों टीचर कहला सकते हैं। यस, तो जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए कॉमनली यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। मैं भी टीचर हूँ, जस्मीन सर भी टीचर है, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, मैं इंडियन हूँ और आप सब भी इंडियन है, तो इंडियन हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मतलब कि जो बहुत सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि क्राउड, अभी क्राउड में कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उस सबको रिप्रेजेंट करता है क्राउड। ठीक है, अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या होती है, 26 कैरेक्टर जब इंग्लिश के मिलते हैं ABCD अप टू Z, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन होता है जैसे कि अपना गोल्ड, सिल्वर, ये सब आयरन। ठीक है, ये सब मटेरियल जिसकी वैल्यू हो सकती है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। और ये लास्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं। ये सब हम आसानी से सीखेंगे इन डिटेल, बट जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन, जस्ट टू गिव द इंट्रोडक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है जो कि ये चारों में नहीं आता है, जो किसी भी टाइप की क्वालिटी होती है। ठीक है, क्वालिटी मतलब कि कोई इंसान काइंड है तो उसकी क्वालिटी हो गई काइंडनेस। ठीक है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ नाउन। ठीक है, ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, वो हम आगे देखेंगे एडजेक्टिव ये क्यों है और ये नाउन क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे आया, ये दोनों में से डिफरेंस क्या है, और ऑनेस्ट एडजेक्टिव क्यों है, ऑनेस्टी नाउन क्यों है, ये समझना। अगर आप समझ पाओगे तभी इंग्लिश को क्रैक कर पाओगे। आप बोलते हो ना कि इंग्लिश में मार्क्स क्यों नहीं आते, जब आप दोनों का डिफरेंस आसानी से समझ पाओगे, वर्ड देखते ही सेंटेंस में से बता पाओगे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये सब कर पाओगे तभी इंग्लिश में ग्रामर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऑनेस्टी एक होता है क्वालिटी, जो कि नाउन आता है, क्वालिटी वाला नाउन आता है। इन सब में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब हम एक एक करके सीखेंगे। एक अलग टाइप की एक अलग टाइप का होता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ओके, एज द नेम सजेस्ट, जो एक नाउन के लिए यूज होता है, और प्लूरल नाउन जो कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, दैट इज द प्लूरल नाउन। काउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको हम उंगली से गिन सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, ये एक मार्कर है, ये एक पेन है, लेकिन मिल्क कितना है उसको आप गिन पाते हो? आप बोलते हो सर 2 लीटर हम लिखते तो है, बट दिस इज द मेजरमेंट। उसको हम ऐसा बोल सकते हैं 2 मिल्क, 3 मिल्क, नहीं ना, तो दैट इज अनकाउंटेबल। तो जिसको हम ऐसे उंगली से गिन सकते हैं दैट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स है जो कि हम नाउन्स के लेक्चर में पूरा देखेंगे। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब कि जो नाउन को रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग विथ अ न्यू बैट। ठीक है, अभी हमने ही यहाँ पे किसके लिए यूज किया? राम के लिए। ओके, राम यहाँ पे है नाउन, और नाउन को जो रिप्लेस करता है दैट इज प्रोनाउन। तो जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अभी आप बोलोगे कि प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है, ये अंग्रेज लेके आए थे। ठीक है, जैसा भी है हमें सीखना है। ये उसका रीज़न ये था टू इंटैक्ट द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि हम बार बार किसी एक व्यक्ति के बारे में उसके नाम से, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर आप ऐसे लिखो, तो उसमें बार बार थोड़ी नाम लिखेंगे सचिन तेंदुलकर इज इंडियन, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड दिस मैनी सेंचुरीज, उसके बाद तो हम ही लिखेंगे ना।
तो सेंटेंस ज़्यादा बड़ा ना हो और दिखने में भी अच्छा लगे, उसका रीज़न है ये प्रोनाउन का होना, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आप मान लो कि एडजेक्टिव अगर आपको नहीं आता तो आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर लोगे। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको तो यू आर मिसिंग। एडजेक्टिव आपको आसान भाषा में बताए तो क्या होता है, आप बहुत सारी जगह पे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ऐसा करके याद रखो, ऐसा करके याद रखो। जो मुझे अब तक का सबसे अच्छा वर्ड लगा दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि एडजेक्टिव होता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। ये दोनों की अगर कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसका तो वो होता है एडजेक्टिव। अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो अ गर्ल, ये क्या हुआ, ये हुआ नाउन, ठीक है। अ गर्ल, आपको अगर नाउन पहचानना है ना तो हम आर्टिकल के लेक्चर में देखेंगे, बट अभी के लिए ये ट्रिक खाली याद रखो, आर्टिकल जब आता है ना वो हमेशा नाउन के लिए ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके बाजू में ही आए, बट जब एक आर्टिकल जो आता है वो नाउन के रिगार्डिंग ही आता है, ठीक है। अ गर्ल पर हम अगर ऐसा लिखे अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ये आर्टिकल किसके लिए आया, गर्ल के लिए। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। ये नाउन है, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। सिंपल लैंग्वेज में नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे ना गर्ल, लेकिन हमने लिखा ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कि ये उसकी मॉडिफाइड कर रहा है, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारे यूजेस होते हैं, कब लगता है कब नहीं लगता, वो हम सब एडजेक्टिव के लेक्चर में आराम से देखेंगे। ये जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि आने वाले लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप भी बहुत होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी, नंबर, उन सब के एडजेक्टिव के टाइप अलग होते हैं। कार्डियल, ऑर्डिनल, प्रॉपर, पॉसेसिव, मतलब कि अगर हम किसी पे अधिकार, ठीक है, जो अधिकार होता है, अगर हम किसी पे अधिकारजनक कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव के जो क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर कौन सा एडजेक्टिव आता है। एम्फेसिस, किसी पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा एडजेक्टिव आता है। वो सब के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, बट डरिए मत, ये सब हम आसानी से सिंपल लैंग्वेज में, आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप समझ जाएंगे, वो लैंग्वेज में हम सिखाएंगे। एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब। अभी जैसे एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है वैसे वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चैप्टर का नाम लो उसमें वर्ब ही आता है। अपने पूरा टेंसेस देखा, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, वो सब वर्ब है। वर्ब का फॉर्म कौन सा आता है, आपने सुना होगा V1, V2, V3, ये सब कब कौन सा कहाँ आता है, उसके साथ में कौन सा वर्ब यूज़ होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, ये सब सीखना। अगर आप ये सब समझ पाओगे तभी आपका स्कोर अच्छा होगा इंग्लिश में। तो वर्ब क्या होता है, हम अगर आसान भाषा में देखें तो जैसा हम बचपन से सुनते आए V1, V2 या V3 वाला जो फॉर्म होता है, जैसे कि गो का V1 फॉर्म है गो, ये हो गया V1, V2 हो गया वेंट, और गॉन ये हुआ V3, ठीक है। अभी गोइंग भी आता है और गोज भी आता है, V1 प्लस ING भी बोलते हैं कई लोग, गोज बोलते हैं, V1 प्लस SES, ठीक है, ये सेकेंडरी है। बट ये तीन V1, V2, V3 ये हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। कौन सा फॉर्म कौन सी जगह पे कब आएगा ये देखना, वर्ब को अगर सीखना है तभी आप देख पाओगे, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर आपको आसान भाषा में समझाए तो
वही सेंटेंस ले लेते हैं, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे जो प्लेज होता है दैट इज वर्ब। ठीक है, ये तो कोई भी बता सकता है, पर अगर हम ये सेंटेंस लिखे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज भी यहाँ पे वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, तो भाई यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वही सीखना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो हमने ये देखा V1 V2 V3 वाला, यहाँ पे V1 प्लस IAS वाला फॉर्म है, V1 प्लस प्लेइंग वाला फॉर्म है। तो जो ये वाले जो होते हैं ईट ड्रिंक प्ले, ओके, ये सब जो होते हैं वो होते हैं अपने मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब की बहुत सारी टाइप होता है, टू बी होता है, टू हैव होता है, टू डू होता है। ये 3 बेसिक टाइप होता है। बी के अंदर भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग ये सब आता है। हैव के अंदर आता है हैव, हैज। डू के अंदर आता है डू, डिड, डन। ये सब हम आराम से और अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो ये दिस इज जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, मेन वर्ब को जो सपोर्ट करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। बाकी सारी डिटेल हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी एडवर्ब की बात करें, ठीक है। तो हमने जो एडजेक्टिव में सीखा, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होता है एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन। उसी तरह वर्ब के बारे में या तो फिर खुद एडजेक्टिव के बारे में और एज एडवर्ब के बारे में, ये तीनों के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, नाउन प्रोनाउन होता है तब आता है एडजेक्टिव, और वर्ब हो गया, एडजेक्टिव खुद हो गया या फिर एडवर्ब हो गया, ये तीनों के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी, मैनर, रीजन, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब हम एडवर्ब के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, अ गर्ल। ठीक है, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, अ ब्यूटीफुल गर्ल। वंस अगेन वही एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल क्या था हमारा, एडजेक्टिव। अगर हम ऐसा लिखे, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे आसान तरीका है पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, ये गर्ल है वो नाउन है, गर्ल के बारे में बात हो रही है। अभी ब्यूटीफुल गर्ल वो किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल की। ये गर्ल हमारा नाउन हो गया, नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो जैसा हमने सीखा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये वेरी क्या है, वेरी गर्ल ऐसा कुछ होता है नहीं, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव के बारे में ये हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ब्यूटीफुल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, एग्जाम में ऐसे नहीं आते, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आधे मीटर के सेंटेंस आते हैं, हमें वो सॉल्व करने होते हैं। तो ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी जस्ट जानकारी के लिए, ताकि जब हम लेक्चर स्टार्ट करें तो सब कुछ नया ना लगे उसके लिए है ये। ठीक है, तो वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, उसके बाद आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, मार्कर इज ऑन द टेबल। ठीक है, मार्कर टेबल के ऊपर है, तो ये जो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, उस तरफ, ये सब जो दिशा, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है या तो फिर रिलेशन प्रोवाइड करता है वो आता है अपना प्रेपोजिशंस। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में जा रहा हूँ, तो ये जो टू है, आई है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरफ है, जो
डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आसान भाषा में उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस। उसका सिंपल प्रेपोजिशन भी होता है, कंपाउंड प्रेपोजिशन भी होता है, वो सब हम लेक्चर में देखेंगे, जब उसका डिटेल लेक्चर देखेंगे तब। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजंक्शन। कंजंक्शन वैसे तो अगर आसान है, अगर समझना है तो कंजंक्ट मतलब दो चीज़ों को ज्वाइन करना, ठीक है, राम एंड श्याम, ठीक है, ये सिंपल कंजंक्शन, राम और श्याम को हमने ज्वाइन किया, तो जो मतलब कंजंक्शन बेसिकली टू ज्वाइन करना उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन, ठीक है। तो उसके बेसिक लैंग्वेज में उसको बोलता है ज्वाइन करना, मिलाना। तो उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग होता है, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है, एडवर्सेटिव, रिलेटिव, ये बहुत सारे उसके टाइप होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके सब देखेंगे। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल एक बहुत ही छोटा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई जगह पे ए आता है, कई जगह पे एन आता है, ध आता है, कई ऐसा चैप्टर होता है, कई ऐसा मतलब चीज़ें होती है जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने ध क्यों लिया, यहाँ पे भी ध क्यों लिया, ये कई जगह पे हम नहीं यूज़ करते हैं, तो उसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशन क्या है, एग्जाम में आर्टिकल के ऊपर भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब ने वर्ब की बात की थी, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये वर्ब के ऊपर ही पूरा इंग्लिश लैंग्वेज बेस है, तो वर्ब हमें अच्छे से सीखना है। उसका ऊपर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा होता है कि कई जगह जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम वर्ब चूज करते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है, राम और श्याम दोस्त थे, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अभी हम ठीक है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। उसके बाद अगर ये सेंटेंस देखो आप, क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं? राम ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, ठीक है, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, बताइए। ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ब्रेड एंड बटर है, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, फिर भी यहाँ पे इज आया, जबकि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स वहाँ पे आ रहा है, तो कब आर लगता है, कब ईज लगता है, वो सब हम ये चैप्टर में देखेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानिए एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग की एग्ज़ाम में, बहुत सारी एग्ज़ाम में बेसिक इंग्लिश ये पूछी जाती है, जहाँ पे बच्चे कई बार फंस जाते हैं, ठीक है। ये पता ही नहीं, ब्रेड एंड बटर देख के सीधा आर पे टिक कर देते, लेकिन नहीं, यहाँ पे ईज आता है, तो कब कौन सा आर आता है, ईज आता है, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब हम ये चैप्टर में देखेंगे। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ठीक है, एंड वाले जो होते हैं, और बहुत सारे एदर और वाले टाइप के होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव मतलब आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, उसका पैसिव सेंटेंस हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई का हो गया मी, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वो हो गया सब्जेक्ट, प्ले का हो गया प्लेड, और यहाँ पे हो गया इज, इसके बारे में ईज आ गया, उसके बाजू में आ गया प्लेड। तो कब यहाँ पे ईज आता है, कब वॉजवेयर आता है, कब प्लेइंग आता है, कब प्लेड आता है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, ये आता है एक्टिव पैसिव में। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव इज वेरी सिंपल। अगर हम आगे के लेक्चर इसके पहले जो सीखा है वो अगर हम ध्यान से सीखें तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ट्रस्ट मी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है,
ये हो गया अपना डायरेक्ट सेंटेंस। राम ने बोला कि मैं शाम को घर जाऊंगा, आई विल गो इन द इवनिंग। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? राम बोल रहा है कि उसको चॉकलेट पसंद है, दिस इज काइंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच। उसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ठीक है। राम ने ये कहा, वो हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन अगर हम ऐसे लिखे कि राम सेड दैट ही लाइक चॉकलेट, ओके, मतलब राम ने ये कहा कि उसे चॉकलेट पसंद है, तो जो लाइक हो गया उसका हो गया लाइक्स। ठीक है, ये सब चेंजेस क्या होते हैं, वो आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो जब हम ये चैप्टर देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग्स आता है, क्वेश्चन टैग्स में हम कई बार पूछते हैं ना कि तू घर जा रहा है ना, यू आर गोइंग होम, आंट यू। ठीक है, तो ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही इजी टॉपिक है ये। ठीक है, जब ये आएगा तब हम बहुत ही आसानी से इसको सीख जाएंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, अगर हमने सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं। कंपैरेटिव जब हम दो लोग को कंपेयर करते हैं। और बेस्ट मतलब बाकी सबसे ज़्यादा अच्छा। जैसे कि हम लिखे ही इज अ गुड टीचर, ओके, वो अच्छा टीचर है, दैट इज जेनरिक स्टेटमेंट। अभी हम ऐसा लिखे ही इज बेटर टीचर देन राम। हमने यहाँ पे दो लोग को कंपेयर किया, ही और राम को, वो हो गया हमारा कंपेरेटिव। और लास्ट में आता है सुपरलेटिव, ही इज द बेस्ट टीचर। बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सेंटेंस हमने बताए, तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन ये होती है डिग्रीज, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, ऐसे कई टाइप की डिग्रीज होती है, कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसके कई सारे रूल्स होते हैं। वो हम जब कंपैरिजन, डिग्री और कंपैरिजन के बारे में देखेंगे तब हम पढ़ेंगे डिटेल में। नॉन फाइनाइट, जेरूंड, इंडिफिनिट जेरूंड पार्टिकल, ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू ईट वड़ा पाव। ठीक है, मैं वड़ा पाव खाने जा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं हुआ आई एम गोइंग टू ईट मतलब मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाऊंगा। ठीक है, तो ये जो आईएनजी वाले वर्ब होते हैं उसका अलग टाइप से, अलग सेंटेंस में, अलग सिंटेक्स के साथ जो यूज होता है वो आता है नॉन फाइनाइट्स में। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेक्चर में देखेंगे। जस्ट टू गिव यू बेसिक आइडिया, जो आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं वो आता है नॉन फाइनाइट्स में। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, तो जैसा कि हमने वर्ब में देखा था, जो होता है हेल्पिंग वर्ब और होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आता है प्राइमरी वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और आता है मॉडल्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। और मेन वर्ब में जैसा हमने देखा था V1, V2, V3 वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है
उसको हम बोलते हैं मॉडल्स। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में इन सब के बहुत रूल्स आते हैं, ठीक है, कि इज है, मार, वॉज, वेयर, ठीक है। अगर बेसिक अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो जैसा हमने बोला तो जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था, राम प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे जो प्लेज है वो हमारा हो गया वर्ब। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज ब्यूटीफुल, तो जो इज हो गया वो हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब हुआ मेन वर्ब, यहाँ पे हो गया इज मेन वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, शी इज ईटिंग, ओके। शी इज ईटिंग भाजी पाव, ठीक है। इज और ईटिंग, ओके। ईटिंग यहाँ पे है मेन वर्ब और इज यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को वो हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब ये है, इसकी बात ज़्यादा ज़रूरी है, खा रहा है वो, तो वो खा रही है। पर यहाँ पे तो इज मेन वर्ब था, तो वही देखना है ये चैप्टर में कि जो ऑक्सिलरीज होती है, मतलब कि जो प्राइमरी वर्ब्स जो होता है वो मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। सो व्हेनेवर मेन वर्ब होता है सेंटेंस में, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है प्राइमरी वर्ब वो बन जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पर जब मेन वर्ब नहीं होता सेंटेंस में तो प्राइमरी वर्ब बन जाते हैं मेन वर्ब। क्लियर? अगर मेन वर्ब है कोई, आप ये समझ लो कि कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा होगा, ठीक है। अगर V1, V2, V3 वाला फॉर्म है तो वो हो गया अपना मेन वर्ब। और अगर ये है और फिर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, वो जो हमने देखा था ना, बी, हैव, डू, ये तीनों ग्रुप के जो मेंबर थे, अगर उनमें से कोई हो तो वो होगा अपना हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर वहाँ पे ये V1, V2, V3 नहीं है, खाली इज, एम, आर, वॉज, वेयर, वो जो ये लिस्ट था उसमें से कोई है तो वो अपना बन जाएगा मेन वर्ब। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो गिनती के 13 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर और टू, ठीक है। ये बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स इज काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बट द डिफरेंस इज, फर्क ये है कि मॉडल्स जितने होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकते। जो भी मॉडल्स होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। मॉडल्स इज ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब, वेयर ऑक्सिलरी कैन बी हेल्पिंग वर्ब, कैन बी मेन वर्ब, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से और सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम नई सीरीज स्टार्ट करने चाह रहे हैं इंफ्रा करियर एकेडमी के, ठीक है। हमारा गोल ये है कि इंग्लिश का जो डर है लोगों में से वो निकालना है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। इसके बाद हम बेसिक सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये जब भी हमारा नया लेक्चर जो आए वो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।